नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था की आप कह सकते हैं धड़कन है, मुद्रा। हाँ, और खास तौर पर हम भारत के रुपए की वो जो पेचीदा कहानी है ना, उसे समझेंगे। बिल्कुल। और इसका आधार है डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 1923 की एक जबरदस्त किताब। हाँ, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। हमने उसके कुछ अंश लिए हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां पैसे का मूल्य रोज रोज बदल रहा हो, व्यापार करना लगभग जुए जैसा हो, सरकार का बजट हमेशा डामाडोल। ये तो बड़ी भयानक स्थिति लगती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये 19th सेंचुरी के आखिर और 20th सेंचुरी की शुरुआत में भारत की हकीकत थी। सही बात है। हाँ, तो हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई रुपया इतने उतार चढ़ाव से क्यों गुजरा। हाँ, और ये सोने चांदी की जो खींचतान थी उसने इसे कैसे शक्ल दी, और क्यों वो कोशिशें जो एक स्थिर मुद्रा बनाने के लिए की गई वो अक्सर और ज्यादा उलझनों में फंस गईं। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसा आखिर इतना जरूरी क्यों है। ये एक बुनियादी सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर साफ करते हैं कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने बेचने का साधन नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये विशेषज्ञता मतलब स्पेशलाइजेशन और बड़े पैमाने पर उत्पादन को मुमकिन बनाता है। हाँ, सोचिए, अगर किसान को ये भरोसा ना हो कि फसल बेचकर उसे जरूरत की चीजें मिलेंगी, तो वो सिर्फ अपने लिए ही उगाएगा ना। बिल्कुल। तो एक अच्छे समाज के लिए एक भरोसेमंद स्वस्थ मुद्रा प्रणाली रीढ़ की हड्डी जैसी है। स्वस्थ मुद्रा, ये शब्द अंबेडकर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, मुगल साम्राज्य के आखिरी दौर में। अच्छा। उस वक्त के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था काफी विकसित थी। सोने की मोहर थी, चांदी का रुपया, तांबे का दाम सब चलन में थे। हाँ, और लगता है कि सरकार ने इनके बीच एक तय विनिमय दर भी रखी थी। कई सरकारी टकसालें थीं, मिंट्स, जो सिक्कों की गुणवत्ता बनाए रखती थीं, वजन, शुद्धता। तो एक तरह का स्टैंडर्ड था। बिल्कुल, इससे व्यापार में आसानी होती थी। लेकिन जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर हुई, सब गड़बड़ा गया। हाँ, पूरी तरह। ये टकसालें मनमानी करने लगीं, कई नई प्राइवेट टकसालें खुल गईं। ओहो। नतीजा, बाजार में तरह तरह के सिक्के, अक्सर कम चांदी वाले, घिसे पिटे। तो हर लेन देन में पहले सिक्का जांचो। एग्जैक्टली। व्यापार करना भयानक मुश्किल हो गया। इसी हालत को अंबेडकर बीमार पैसा कहते हैं। बीमार पैसा क्या शब्द है? हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज जरूरी था। ये बीमार पैसा वाली बात वाकई स्थिति की गंभीरता दिखाती है। अच्छा, फिर तस्वीर में आए अंग्रेज। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इस अफरा तफरी को दूर करने की कोशिश तो की होगी। कि शुरुआत में उन्होंने अपनी अलग अलग प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के लिए सिक्कों को एक जैसा बनाने की कोशिश की। स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश। हाँ, इसमें कभी सोने और चांदी दोनों का इस्तेमाल हुआ, जिसे द्विधातुवाद, बाइमेटलिज्म कहते हैं। लेकिन लंदन में बैठे कंपनी के बड़े अधिकारी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो कुछ और चाहते थे। वो चांदी के एकल मानक, सिल्वर मोनोमेटलिज्म के ज्यादा हक में थे। चांदी ही क्यों, सोना क्यों नहीं? इसकी एक बड़ी वजह व्यावहारिकता थी शायद। उस समय भारत में और दुनिया के कई हिस्सों में भी चांदी का इस्तेमाल सोने से कहीं ज्यादा आम था। अच्छा, मतलब जो चल रहा था उसी को अपना लो। कुछ वैसा ही। उन्हें लगा कि जो धातु पहले से लोकप्रिय है उसी पर आधारित व्यवस्था बनाना आसान होगा। स्थिरता से ज्यादा शायद लोकप्रियता पर ध्यान था उस वक्त। तो कंपनी ने द्विधातुवाद आजमाया, पर लंदन चाहता था सिर्फ चांदी। हाँ, और इसी सोच का नतीजा था 1835 का एक बहुत अहम कानून, एक्ट 17। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम साबित हुआ, एक निर्णायक मोड़ था ये कानून। क्या हुआ इस कानून से? इसने पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक यूनिफॉर्म चांदी के रुपए को एकमात्र कानूनी मुद्रा, सोल लीगल टेंडर घोषित कर दिया। सिर्फ चांदी का रुपया? हाँ, इसका वजन 180 ग्रेन तय हुआ, जिसमें 165 ग्रेन शुद्ध चांदी। और सोने का क्या हुआ? द्विधातुवाद खत्म। सोना अब आधिकारिक तौर पर मुद्रा नहीं रहा। हालांकि टकसालें चाहे तो सोने के सिक्के बना सकती थी, पर कोई उन्हें लेने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं था। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर उठता है, चांदी ही क्यों चुने जबकि उनका अपना देश इंग्लैंड गोल्ड स्टैंडर्ड अपना चुका था? ये दिलचस्प सवाल है। अंबेडकर इशारा करते हैं कि ये फैसला शायद आर्थिक स्थिरता के गहरे सिद्धांतों पर कम और तात्कालिक सुविधा पर ज्यादा आधारित था। हाँ, और भारत में चांदी की गहरी जड़ें थीं। अंग्रेजों ने सोचा होगा कि जो सिस्टम पहले से चल रहा है उसी को औपचारिक रूप देना सबसे कम झंझट का काम है।
उस वक्त शायद ये सही भी लगा उन्हें। हो सकता है, लेकिन ये चांदी का एकल मानक अपने साथ नई मुसीबतें लेकर आया। अच्छा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही थी। अब सिर्फ चीजों का लेन देन मतलब बार्टर नहीं होता था, नकदी का चलन बढ़ रहा था बहुत तेजी से। फौजियों को तनख्वाह, सरकारी बाबुओं का वेतन, लगान भी सब नकद रुपए में। तो अचानक से सिक्कों की मांग बढ़ गई होगी। आसमान छूने लगी। और दिक्कत ये थी कि भारत में चांदी या सोने की अपनी कोई बड़ी खानें थी नहीं। हाँ, ये तो है। देश को इन कीमती धातुओं का आयात करना पड़ता था। और उसी दौरान यूरोप के साथ व्यापार का पैटर्न बदला, जिससे भारत में आने वाली चांदी सोने की मात्रा कम हो गई। मतलब मांग बढ़ रही थी और सप्लाई घट रही थी। बिल्कुल, कीमतों पर असर पड़ना लाजमी था। ऊपर से एक और मजेदार समस्या थी जिसका जिक्र अम्बेडकर करते हैं। हाँ, वो टकसाल और गलाने वाले बर्तन वाली बात। हाँ, टकसाल का मुकाबला गलाने वाले बर्तन से था। क्या कहने। मतलब ये कि सरकार जितनी मेहनत से चांदी के सिक्के ढालती थी, उसका अच्छा खासा हिस्सा लोग पिघला डालते थे, गहने बनाने के लिए या जमाखोरी के लिए। हाँ, इससे बाजार में सिक्कों की कमी और बढ़ जाती थी। क्या बात है। बिल्कुल। और इन सब के साथ एक बुनियादी दिक्कत थी कि ये मुद्रा प्रणाली बेलोचदार थी, इनइलास्टिक। मतलब अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के हिसाब से मुद्रा की आपूर्ति आसानी से घट बढ़ नहीं सकती थी। अच्छा। खासकर जब फसलों का मौसम आता, किसानों और व्यापारियों को अचानक ज्यादा नकदी चाहिए होती थी। हाँ, पेमेंट वगैरह के लिए। पर टकसालें उतनी तेजी से सिक्के नहीं बना पाती थी। नतीजा, ब्याज दरें बेतहाशा ऊपर नीचे होती थी, जो किसी भी व्यापार के लिए जहर है। कागजी मुद्रा शुरू करने की कोशिश हुई 1861 में, पर वो भी ज्यादा चली नहीं। क्यों? एक तो नोटों की कीमत बहुत ज्यादा थी, कम से कम 10 रुपए का नोट आम आदमी के लिए ये बड़ी रकम थी उस जमाने में। और दूसरा उन्हें कैश कराना भी आसान नहीं था। एक सर्कल में जारी नोट उसी इलाके में चलते थे, दूसरी जगह दिक्कत होती थी। इसे सर्कल सिस्टम कहते थे। ओह, तो ये भी फ्लॉप रहा। काफी हद तक। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए ये समझ आता है कि क्यों व्यापारियों और कुछ अधिकारियों के बीच फिर से सोने की मुद्रा की मांग उठी होगी। हाँ, उन्हें लगा कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चांदी का आधार कमजोर पड़ रहा है। उन्हें एक ज्यादा स्थिर इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड करेंसी चाहिए थी। बिल्कुल। 1864 में सर चार्ल्स ट्रेवेलियन जैसे कुछ प्रभावशाली लोगों ने प्रस्ताव भी रखा। क्या प्रस्ताव था? कि ब्रिटिश सोने के सिक्के सॉवरेन को 10 रुपए के बराबर मानकर कानूनी मुद्रा बना दिया जाए। लेकिन लंदन ने नहीं माना। नहीं मंजूर किया। क्यों? 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि 10 रुपए प्रति सॉवरेन की दर सॉवरेन की असल कीमत से कम थी। अच्छा। और दूसरा, उन्हें डर था कि सोना चांदी दोनों को लीगल टेंडर बनाने से पुरानी वाली द्विधातुवाद की समस्याएं फिर खड़ी हो जाएंगी। तो बस एक छोटी सी छूट दी। हाँ, कि सरकारी खजाने चाहें तो सोने के सिक्के एक तय दर पर ले सकते हैं, पर इससे जमीनी स्तर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और फिर आया 1873 का साल, जिसके बाद हालात और तेजी से बिगड़े। क्या हुआ 1873 में? रुपया और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के बीच की जो विनिमय दर थी, एक्सचेंज रेट, हाँ, जो पहले स्थिर थी काफी हद तक, हाँ, करीब 1 शिलिंग 10.5 पेंस प्रति रुपया के आसपास, वो अचानक तेजी से गिरने लगी। और सिर्फ गिरी नहीं, उसमें भयानक उतार चढ़ाव शुरू हो गया, अस्थिरता। और ये अस्थिरता तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी होती है। बिल्कुल। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े संकट का कारण बन गई। इसकी जड़ क्या थी? क्यों हुआ ये सब? अंबेडकर 2 मुख्य वजहें गिनाते हैं। पहली, दुनिया भर में चांदी का विमुद्रीकरण होना, डीमोनेटाइजेशन। चांदी का मतलब कई बड़े देशों ने चांदी को अपनी मुख्य मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जैसे जर्मनी ने फ्रांस पर जीत के बाद मिले हर्जाने से सोना खरीदा और गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया। अच्छा। फिर उसकी देखा देखी लैटिन यूनियन, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड जैसे देश थे, स्कैंडिनेवियाई देशों और अमेरिका ने भी चांदी के सिक्के बनाना या तो बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया। तो रातों रात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की मांग धड़ाम से गिर गई। और दूसरी वजह चांदी के उत्पादन में बढ़ोतरी भी थी, नई खानें मिली थीं। लेकिन अंबेडकर इस पे ज्यादा जोर नहीं देते। नहीं, वो तर्क देते हैं कि इससे पहले 1850 के दशक में सोने का उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा था, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड रश। हाँ। लेकिन तब सोने और चांदी की कीमत का अनुपात,
जो करीब 1:15.5 था, ज्यादा नहीं बदला था। ऐसा क्यों? अंबेडकर बताते हैं कि फ्रांस जैसे देश जो द्विधातीवाद पर चलते थे, वो एक संतुलनकारी क्रिया, एक कॉम्पनसेटरी एक्शन करते थे। वो कैसे? मतलब जब कोई एक धातु, मान लीजिए चांदी, सस्ती होती तो लोग उसके सिक्के ज्यादा ढलवाते और महंगी धातु, सोना, चलन से बाहर हो जाती। जब सोना सस्ता होता तो सोने के सिक्के ज्यादा चलन में आते। तो ये देश एक तरह से स्पंज का काम करते थे। बिल्कुल, अतिरिक्त सप्लाई को सोख लेते थे और कीमत का अनुपात बना रहता था। लेकिन 1873 के बाद ये सिस्टम टूट गया। हाँ, क्योंकि जर्मनी और लैटिन यूनियन ने चांदी के सिक्के बनाना ही बंद कर दिया। वो स्पंज हट गया। इसीलिए अंबेडकर मानते हैं कि विमुद्रीकरण ही असली खलनायक था, सिर्फ उत्पादन बढ़ना नहीं। समझ गया। तो ये जो रुपया गिर रहा था और लगातार अस्थिर था, इसका भारत पर असर क्या हुआ? अंबेडकर के मुताबिक असर विनाशकारी था। सबसे पहले सरकार पर क्या असर पड़ा? सरकार की कमर टूट गई। भारत सरकार को इंग्लैंड में बहुत सारे भुगतान सोने या स्टर्लिंग में करने पड़ते थे। हाँ, वो होम चार्जेस। एग्जैक्टली। इंग्लैंड से लिए कर्ज का ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, लंदन ऑफिस का खर्चा, सेना का खर्च, ये सब। और जब रुपया सस्ता हो गया तो उतने ही स्टर्लिंग चुकाने के लिए सरकार को पहले से कहीं ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। सरकारी खजाना खाली होने लगा होगा। बजट में घाटा, भारी घाटा। और इसकी भरपाई कैसे हुई? आम जनता पर टैक्स लगाकर। बिल्कुल, नए टैक्स लगाए गए, जैसे इनकम टैक्स। पहले से लगे नमक कर को और बढ़ा दिया गया। और विकास के कामों पर कटौती। हाँ, सड़कों, नहरों जैसे जरूरी कामों पर खर्च कम करना पड़ा। बहुत बुरा असर हुआ ये तो। दूसरा बड़ा झटका लगा निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर। वो कैसे? विनिमय दर का कोई भरोसा ही नहीं था, तो विदेशी पूंजीपति भारत में पैसा लगाने से हिचकिचाने लगे। हाँ, जाहिर है, अगर आज पैसा लगाओ, कल रुपया गिर जाए तो नुकसान। बिल्कुल। इस अनिश्चितता ने भारत के औद्योगिक विकास को धीमा कर दिया, ठीक उस वक्त जब उसे पूंजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और व्यापार पे क्या असर हुआ? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है, पर कुल मिलाकर नुकसान ही रहा। मिली-जुली कैसे? ये सही है कि रुपया सस्ता होने से कुछ समय के लिए भारतीय निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ। उनका माल विदेशी खरीदारों को सस्ता लगने लगा। अच्छा, एक तरह का बोनस। हाँ, अंबेडकर इसे बोनस सिद्धांत कहते हैं, पर वो इसे विवादास्पद मानते हैं, क्योंकि ये फायदा टिकाऊ नहीं था। असली दिक्कत क्या थी? अनिश्चितता। जब विनिमय दर रोज बदल रही हो तो कोई व्यापारी लंबी अवधि का सौदा कैसे करे? व्यापार एक किस्म की सट्टेबाजी बन गया था। जोखिम बहुत बढ़ गया था। बहुत ज्यादा। जाहिर है, इन बिगड़ते हालात को देखकर समाधान की तलाश तेज हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। कुछ देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। नहीं, वो कोशिशें नाकाम रहीं। अब भारत के अंदर ही कुछ सोचना था। 1876 में कर्नल J.T. स्मिथ जैसे कुछ लोगों ने एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी सुझाव दिया। क्या था वो? क्यों न टकसालों को आम जनता के लिए चांदी के सिक्के ढालने से पूरी तरह रोक दिया जाए। पूरी तरह? हाँ, और उन्हें सोने के लिए खोल दिया जाए। उनका मानना था कि इससे रुपए की सप्लाई सीमित होगी और धीरे धीरे इसकी कीमत सोने के मुकाबले बढ़कर स्थिर हो जाएगी। ये तो बड़ा कदम था। सरकार ने माना? 1876 में तो इसे ठुकरा दिया। शायद ये कदम उन्हें ज्यादा बड़ा लगा। लेकिन दबाव तो बढ़ रहा होगा। हाँ, रुपए की गिरती कीमत का दबाव इतना बड़ा कि 1878 तक सरकार को इस विचार पर दोबारा सोचने को मजबूर होना पड़ा। फिर भी कोई ठोस फैसला लेने में सालों लग गए। आखिरकार 1893 में कुछ हुआ? हाँ, हर्षल समिति नाम की एक कमेटी बनी थी। उसकी सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या? अधिनियम 1893 के जरिए टकसालों को आम जनता के लिए चांदी के नए सिक्के ढालने से रोक दिया गया। अच्छा, मतलब अब कोई भी अपनी चांदी ले जाकर रुपए नहीं बनवा सकता था? नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, सरकार अगर चाहे तो खुद रुपए ढाल सकती थी। ओके, इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, रुपए की सप्लाई को कंट्रोल करना, ताकि इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़कर 1 शिलिंग 4 पेंस प्रति रुपया पर स्थिर हो जाए। 1 शिलिंग 4 पेंस, ये टारगेट था? हाँ, यानी 15 रुपए इज इक्वल टू 1 ब्रिटिश सॉवरेन। ये एक तरह से रुपए को उसकी धातु की कीमत से अलग करने की शुरुआत थी। बिल्कुल। इसके बाद 1898 में एक और कमेटी बनी, फाउलर समिति। इसने क्या कहा? इसने मामले का और गहराई से अध्ययन किया
और सिफारिश की कि भारत में एक असरदार स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड लागू किया जाना चाहिए। मतलब ब्रिटिश सॉवरेन को 15 रुपए के बराबर कानूनी मुद्रा बनाना और भारतीय टकसालों में भी सोने के सिक्के ढालना शुरू करना। और चांदी के रुपए का क्या होता? वो भी कानूनी मुद्रा बना रहता, लेकिन उसकी ढलाई बंद रहती। ठीक है। लेकिन फाउलर समिति ने एक और सिफारिश की जो सुनने में तो अच्छी लगी, पर जिसने आगे चलकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो क्या थी? उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर सरकार को जरूरत के हिसाब से नए रुपए ढालने पड़े, अच्छा, तो उससे होने वाले मुनाफे को, मतलब सिक्के में लगी चांदी की कीमत और सिक्के के फेस वैल्यू 1 रुपए का जो अंतर है, उसे एक अलग सोने के रिजर्व, गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व यानी GSR में जमा करना चाहिए। और इस रिजर्व का इस्तेमाल विनिमय दर को 1 शिलिंग 4 पेंस पर बनाए रखने के लिए किया जाएगा। ये GSR वाली बात बहुत अहम साबित हुई। हाँ, यहीं से कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। बिल्कुल। फाउलर समिति का आदर्श था सोने का मानक, सोने का सिक्का, लेकिन हुआ कुछ और ही। हाँ, 1900 में वायसरॉय की काउंसिल के वित्त सदस्य थे सर एडवर्ड लॉ। उन्होंने एक नोट लिखा जिसे लॉ मिनट कहते हैं। उसमें क्या था? उसमें उन्होंने तर्क दिया कि फाउलर समिति की सोने के सिक्के चलाने की बात अव्यावहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? उनका मानना था कि भारतीय लोग सोना मिलते ही उसे पिघलाकर गहने बनवा लेंगे या जमीन में गाड़ देंगे, वो चलन में नहीं आएगा। अच्छा, ये सोचती उनकी। हाँ, इसके बजाय उन्होंने सुझाया कि सरकार को जरूरत पड़ने पर खुद चांदी खरीदकर रुपए ढालने चाहिए, जो फाउलर समिति ने कहा था कि बंद कर देना चाहिए। हाँ, उसी को। और कहा कि इससे जो मुनाफा होगा उससे गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व GSR बनाया जाए। और ये रिजर्व कहाँ रखा जाए? भारत में नहीं बल्कि लंदन में, ज्यादातर ब्रिटिश सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करके। और इस रिजर्व का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर रुपए स्टर्लिंग की दर को स्थिर रखने के लिए किया जाएगा। बिल्कुल, और सरकार ने यही रास्ता चुना। तो इस तरह जन्म हुआ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का। हाँ, ये नाम सुनने में सोने जैसा लगता है, पर यह फाउलर समिति के गोल्ड स्टैंडर्ड के विचार से बिल्कुल अलग था। इसमें क्या था फिर? भारत के अंदर रुपया अपरिवर्तनीय रहा, इनकन्वर्टेबल। आप बैंक जाकर रुपया देकर सोना नहीं मांग सकते थे। लेकिन विदेशों के साथ लेन देन के लिए? उसके लिए ये स्टर्लिंग में परिवर्तनीय था, कन्वर्टेबल, पर सिर्फ सरकारी नियंत्रण के तहत। वो कैसे होता था? सरकार लंदन में काउंसिल बिल बेचकर स्टर्लिंग लेती। अच्छा। और भारत में रुपए देती थी। और अगर जरूरत उल्टी होती तो भारत में रिवर्स काउंसिल बेचकर रुपए लेती और लंदन में स्टर्लिंग देती थी। और लंदन में रखा GSR इस पूरी अदला बदली को सपोर्ट करता था। हाँ, वो जमानती फंड था एक तरह से। तो क्या ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड सफल रहा? जिस स्थिरता का वादा किया गया था, क्या वो मिली? अंबेडकर इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? पहली बात, ये विनिमय दर को स्थिर रखने में बुरी तरह नाकाम रहा। सच में? हाँ, 1907-08 में ही इसे पहला झटका लगा। 1914-15 में फिर गिरा। 1916 के बाद जब चांदी खुद इतनी महंगी हो गई कि रुपए में लगी चांदी की कीमत ही 1 शिलिंग 4 पेंस से ज्यादा हो गई, तब ये दर टूट गई। ओहो। और 1920 के बाद तो ये पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। स्थिरता तो कोसों दूर थी। और दूसरी आलोचना, अंबेडकर कहते हैं कि ये कोई गोल्ड स्टैंडर्ड था ही नहीं, ये तो वैसा ही था जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1797 से 1821 के बीच नोटों के बदले सोना देना बंद कर दिया था। मतलब एक प्रबंधित करेंसी। हाँ, एक मैनेज्ड करेंसी जिसे सरकार अपनी मर्जी से चला रही थी। इसका सोने से कोई ऑटोमेटिक या सीधा रिश्ता नहीं था, ये बस सोने से जुड़े होने का दिखावा कर रही थी। तीसरा आरोप क्या था? तीसरा और शायद सबसे गंभीर आरोप कि इसने मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को रोकने की बजाय बढ़ाया। वो कैसे? सरकार के हाथ में रुपए ढालने की ताकत थी और ढलाई से होने वाले मुनाफे ने जो GSR में जाता था उसे और ज्यादा रुपए ढालने के लिए उकसाया। अच्छा, मतलब और पैसे छापने का इंसेंटिव मिल गया। बिल्कुल। अंबेडकर आंकड़ों से दिखाते हैं कि 1900-1908 के बीच और फिर पहले विश्व युद्ध के दौरान जरूरत से कहीं ज्यादा रुपए ढाले गए। और इस सिस्टम में अपने आप करेक्शन का कोई तरीका नहीं था? नहीं, इसमें ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन यानी मुद्रा की सप्लाई अपने आप कम होने का कोई तरीका नहीं था। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आती तो रुपये चलन से अपने आप कम नहीं होते थे। और चौथा, जिसे अंबेडकर सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं, वो ये कि इसने भारत के अंदर कीमतों को स्थिर नहीं रखा। मतलब बाहरी दर को साधने के चक्कर में अंदरूनी महंगाई बढ़ रही। एग्जैक्टली।
अंबेडकर दिखाते हैं कि इस दौरान भारत में कीमतें उन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी जो सही मायने में गोल्ड स्टैंडर्ड पर थे। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ा होगा। बिल्कुल, उसकी जेब में रखे रुपये की खरीदने की ताकत लगातार कम हो रही थी, रोजमर्रा की जरूरतें महंगी हो रही थीं। और वो जीएसआर तंत्र जिसे रक्षक माना गया था, वो खुद ही अजीब विरोधाभासों से भरा था। सोचिए ये रिजर्व बनता कैसे था? रुपये ढालने के मुनाफे से। यानी रिजर्व बढ़ाने के लिए सरकार को और ज्यादा रुपए छापने पड़ते थे। ये तो ऐसा हुआ कि आग बुझाने के लिए पेट्रोल डाल रहे हो। हाँ, ये तो उल्टा लॉजिक है। ऊपर से ये रिजर्व ज्यादातर सोने के रूप में नहीं बल्कि लंदन में रखी सरकारी प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज में निवेशित था। तो जरूर पड़ने पर तुरंत सोना नहीं मिल सकता था। मुश्किल हो सकता था। उसकी असली ताकत हमेशा शक के घेरे में रही और सरकार ने कई बार ऐसी हरकतें की जिससे मुद्रा की सप्लाई कम होने के बजाय और बढ़ गई। जैसे 1920 में जब रिवर्स काउंसिल बेचकर रुपए वापस लेने थे तो नोटों को नष्ट करने के बजाय सरकार ने ट्रेजरी बिल छाप दिए। अरे बाप रे। हाँ। तो इन सब विश्लेषण के बाद अंबेडकर किस नतीजे पर पहुंचे? उनका समाधान क्या था? वो कहते हैं कि फाउलर समिति ने सोचा तो अच्छा था गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन वो जीएसआर बनाने के लिए रुपए ढालने वाली बात कहकर अपने ही विचार से भटक गए। तो अंबेडकर का समाधान क्या था? क्रांतिकारी लेकिन सरल। रुपए की ढलाई पूरी तरह बंद कर दो, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ, उनका मानना था कि जब नए रुपए बनना बंद हो जाएंगे तो मौजूदा रुपए की मात्रा सीमित हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे व्यापार और जरूरत के हिसाब से सोना खुद ही चलन में आ जाएगा, बिना किसी सरकारी दखल के। मतलब फ्री मार्केट तय करेगा एक तरह से। उनका मानना था कि असली स्थिरता और बचत इसी में है। सुरक्षा एक ऐसी मुद्रा में है जो सीमित हो, जिसकी कीमत उसकी धातु से जुड़ी हो, न कि एक ऐसी अपरिवर्तनीय असीमित टोकन मुद्रा में जिसे सरकार अपनी मर्जी से घटाती बढ़ाती रहे और जो महंगाई पैदा करे। बिल्कुल सही। तो ये थी डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से भारतीय रुपए की कहानी। मुगल काल की स्थिरता से अंग्रेजी राज की उथल पुथल तक, चांदी पर निर्भरता से सोने की तरफ आधे अधूरे कदमों तक, और आखिर में गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड जैसे जटिल और अंबेडकर के अनुसार नाकाम प्रयोग तक। डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण हमें दिखाता है कि मुद्रा का प्रबंधन कितना नाजुक और मुश्किल काम है, कैसे नेक इरादे भी गलत नीतियों के कारण उल्टे पड़ सकते हैं। हाँ, और उन्होंने साफ कर दिया कि असली समस्या एक ऐसी प्रबंधित प्रतीक मुद्रा थी जिसमें महंगाई बढ़ाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और जो आंतरिक स्थिरता देने में नाकाम रही, भले ही बाहरी स्थिरता का कितना ही ढोंग क्यों ना किया गया हो। उनका सुझाया रास्ता, रुपए की ढलाई पूरी बंद कर देना, शायद आज की दुनिया में लागू करना मुश्किल लगे। हाँ, आज की अर्थव्यवस्थाएं बहुत अलग हैं, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये बताता है कि एक स्वस्थ मुद्रा का मतलब सिर्फ डॉलर या पाउंड के मुकाबले उसका भाव नहीं होता, बल्कि देश के अंदर उसकी अपनी खरीदने की शक्ति कितनी स्थिर है, ये ज्यादा मायने रखता है। और सरकार का काम मुद्रा को मनमाने ढंग से चलाना है या उसे एक स्थिर आधार देना, ये एक बड़ा सवाल है, हमेशा से रहा है। और यही हम आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में किसी भी मुद्रा की सेहत का असली पैमाना क्या है? क्या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसकी कीमत है, या उस देश के आम नागरिक के लिए उसकी रोजमर्रा की खरीदारी की ताकत ज्यादा महत्वपूर्ण है? और आज की जटिल अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका की सीमाएं क्या होनी चाहिए? सोचने वाली बात है। द डीप डाइव में आज इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।